महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। एनडीए के सहयोगी दलों ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत कर दिया था। उम्मीदवार के चयन से साफ है कि बीजेपी ने पिछले बार से सबक लेते हुए इस बार उम्मीदवार का चयन किया है। इस बार बीजेपी ने वैचारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार का चयन किया है। सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पृष्ठभूमि से आते हैं और जनसंघ में रहे हैं। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद से यह साफ माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार पिछली बार जैसा प्रयोग नहीं दोहराएगी। जगदीप धनखड़ बीजेपी के विचार से नहीं आते थे। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत जनता दल से की थी और फिर कांग्रेस में भी चले गए थे और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे और फिर उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राज्यपाल रहते हुए उनका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लगातार टकराव रहा। लेकिन सीपी राधाकृष्णन विचार परिवार से भी आते हैं और तमिलनाडु में बीजेपी की पहचान बनाने में इन्होंने काफी मेहनत भी की थी। राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। हालांकि जाति जनगणना और बिहार चुनाव से भी इसका कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से आते हैं, साथ ही विवादों से दूर रहे हैं। पीएम खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं और राजनीतिक रैलियों में वो खुद इसका कई बार जिक्र भी कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगले कुछ महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां पर विपक्ष और इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना को मुद्दा बनाने की कोशिश की तो केंद्र सरकार ने जाति जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया। विपक्ष भले ही ये कह रहा हो कि उनके दबाव में जाति जनगणना का फैसला लिया गया, लेकिन बीजेपी के नेता लोगों को बता रहे हैं कि सिर्फ पीएम मोदी ही दलितों और पिछड़ों और ओबीसी के हितों के लिए सोचते हैं। राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने यहां भी संदेश देने की कोशिश की है। वहीं साथ ही सीपी राधाकृष्णन के जरिए साउथ को भी साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी तमिलनाडु और दूसरे दक्षिण भारत के राज्यों को भी साधने की कोशिश कर रही है। अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां पर बीजेपी ने एआईएडीएमके से गठबंधन किया हुआ है। लेकिन तमिलनाडु में सत्ता शेयरिंग को लेकर बीजेपी और एआईएडीएमके की राय अलग अलग है। जहां बीजेपी नेता लगातार ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी, यानी कि बीजेपी भी सत्ता में रहेगी, तो वही एआईएडीएमके का कहना है कि एक ही पार्टी यानी कि एआईएडीएमके की सरकार तमिलनाडु में बनेगी। बीजेपी को तमिलनाडु में डीएमके से मुकाबला करना है और सीपी राधाकृष्णन के जरिए बीजेपी ने डीएमके के सामने दुविधा पैदा करने की कोशिश भी इसके जरिए की है और साथ ही बीजेपी ने मैसेज देने की कोशिश भी की है। दरअसल इंडिया गठबंधन भी उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार तय करने वाला है। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन के एनडीए उम्मीदवार होने से डीएमके क्या कुछ और विचार करेगा ये देखना होगा। लेकिन ये साफ है कि बीजेपी ने राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर डीएमके को दुविधा में डालने की पूरी कोशिश की है। सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण भारत में दूसरे राज्यों में भी काम किया है। बीजेपी की कोशिश दक्षिण भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने की है। तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की चॉइस से बीजेपी ने मैसेज देने की भी कोशिश की है और इतना ही नहीं, संघ के साथ समीकरण बैठाने की भी कोशिश सीपी राधाकृष्णन के जरिए की गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखा गया। हालांकि पिछले कुछ महीने से बीजेपी के हर फैसले में संघ की छाप दिख रही है। बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं वो संघ के बैकग्राउंड के हैं। पिछले कुछ महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी कई कार्यक्रमों में संघ का जिक्र कर चुके हैं और उन पर संघ के प्रभाव की भी कई मौकों पर खुलकर बात हुई है। पीएम नागपुर संघ मुख्यालय भी जा चुके हैं। इसी महीने 26 से लेकर 28 अगस्त तक संघ प्रमुख मोहन भागवत की 3 दिन की लेक्चर सीरीज का दिल्ली में आयोजन होना है। इसमें तीसरे दिन संघ प्रमुख सवालों के जवाब भी देंगे। संघ बैकग्राउंड के सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने से फिर से यह संदेश है कि संघ की अहम फैसले लेने में भूमिका रहती है और संघ और बीजेपी के बीच समन्वय ठीक चल रहा है। और वहीं बीजेपी ने इसके जरिए अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया है। बीजेपी ने जब कई राज्यों के मुख्यमंत्री का चयन किया तो वहां भी किसी बड़े नाम की जगह पार्टी कैडर को तरजीह दी है।
उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन के जरिए भी बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की है कि विचार के साथ बने रहने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी में कद्र है। सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है। पहले वो आपको सुनवाते हैं। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। वहीं सीपी राधाकृष्णन के उम्मीदवार चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सीपी राधाकृष्णन ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता के बलबूते से खुद की अलग पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और होशिये पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर काफी काम किया है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से एकमात्र बीजेपी नेता जो 1998 और 1999 में 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1998 के लोकसभा चुनाव में राधाकृष्णन ने डीएमके उम्मीदवार को करीब 1.5 लाख वोट से हराया था और उस समय दक्षिण भारत में ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत थी। ये रिजल्ट तब था जब कांग्रेस और डीएमके के राज्य में पकड़ मजबूत थी और इससे पहले उन्होंने फरवरी 2023 और जुलाई 2024 के बीच झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। वहीं उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होने पर सीपी राधाकृष्णन ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि मुझ पर उन्हें जो विश्वास है, उन्होंने मुझे राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर दिया है, उसमें मैं अभिभूत हूं। मैं अपनी अंतिम सांस तक राष्ट्र के लिए कड़ी मेहनत करने का आश्वासन देता हूं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त है। अगर विपक्ष भी अपना उम्मीदवार घोषित कर देता है तो चुनाव 9 सितंबर को होगा। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपराष्ट्रपति चुनाव की देखरेख करेंगे, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पोलिंग एजेंट होंगे। मैं स्वागत करती हूँ इस डिसीजन का। बहुत अच्छा नाम है, कई सालों का एक्सपीरियंस है और स्पेशली साउथ में उनका बहुत बड़ा नाम है। बीजेपी से, संघ से, अभी भी एज गवर्नर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। एक बहुत डाउन टू अर्थ कार्यकर्ता जो यहाँ तक राइज किया अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से। तो ऐसे व्यक्ति के साथ काम करके, उनके अंडर काम करके हमें अच्छा लगेगा।